जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया टैक्टिकल एरोस्टेट का सफलतापूर्वक परीक्षण। स्वदेशी जेट इंजन के मामले में भारत एडवांस स्टेज में। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई तो वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा कोलैप्स। और भारतीय सेना ने दिखाई अपनी स्पेशल ड्रोन कैपेबिलिटी। आज बुधवार को आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ और एक स्टार्टअप के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक लो कॉस्ट टैक्टिकल एरोस्टेट का डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया था। और ये एरोस्टेट 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कम्युनिकेशन और सर्विलियंस पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि ड्रोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे समय तक हवा में रह सकता है, हैवियर पेलोड को कैरी कर सकता है और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकता है। और एएनआई के साथ बातचीत में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जो एरोस्टेट है ये एक एयरफील्ड बलून के कंपैरिजन में साइज में बड़ा है लेकिन हल्का है। इसे 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है और इसमें आप कैमरा, आईआर डिटेक्टर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो इस तरह के पेलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी के समय इसका जो इस्तेमाल है वो केवल डिफेंस डोमेन तक ही लिमिटेड है और अभी तक हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूएस से इम्पोर्ट कर रहे थे, लेकिन डीआरडीओ उसको भारत में ही बनाना चाहती थी और हमारे प्रयास था कि हम इसको बनाने के लिए मटेरियल को विकसित करें। और ये एक आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और स्टार्टअप का कंबाइंड एफर्ट है और भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और वैसे तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में हवा में इसको रखने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हवा के कंपैरिजन में 7 गुना हल्की होती है। लेकिन ये जो टैक्टिकल एरोस्टेट है ये केवल एक बहुत बड़े साइज़ का हीलियम बलून नहीं है, बल्कि हीलियम तो इस पूरे सिस्टम का एक पार्ट है। इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए आपके पास स्पेशल फैब्रिक होना चाहिए, हीलियम लिफ्टिंग गैस होनी चाहिए, इसके साथ एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी जुड़ा रहता है और इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले मिशन पेलोड्स। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि एक एडवांस्ड स्वदेशी जेट इंजन को बनाने के लिए भारत ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है और जेट इंजन टेक्नोलॉजी के कई सारे पहलुओं में जो भारत है वो एडवांस्ड स्टेज में है। जैसे कि अगर किसी जेट इंजन को बनाने के लिए 10 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज चाहिए तो भारत ऑलरेडी 5 से 6 टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल कर चुका है। और अब जो बाकी की टेक्नोलॉजीज बची हुई हैं जैसे महारत हासिल करना बाकी है, तो उसको एक नेशनल मिशन की तरह पूरा करने की ज़रूरत है। और जबकि इसी रिपोर्ट में ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर चीफ मिस्टर सुधीर कुमार मिश्रा के हवाले से बताया गया कि भारत एक इंजन को विकसित करने में सक्षम है, लेकिन जो फोकस है वो फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स पर भी होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि हमें कावेरी इंजन प्रोग्राम को शॉर्ट क्लोज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अचानक से 120 किलो न्यूटन या फिर 130 किलो न्यूटन का इंजन विकसित करना संभव नहीं होता है और ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। जबकि फॉर्मर डीआरडीओ चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कहना है कि भारत के अंदर एक फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन को विकसित करने की तत्काल ज़रूरत है और सभी ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ जैसे मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ भी आती हैं वो भारत में ही विकसित होनी चाहिए। बाकी का अपडेट यह है कि एचएएल ने डीआरडीओ लैब रिसर्च सेंटर इमारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत डीआरडीओ लैब रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित की गई जो सर्वो वॉल्व टेक्नोलॉजी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग एचएएल करेगी। और उसके तहत स्वदेशी एलसीए प्रोग्राम के लिए स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोल एक्चुएटर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा और यही सेम फैसिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए भी सर्वो वॉल्व्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। और ये जो सर्वो वॉल्व्स होते हैं ये एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस की मूवमेंट को प्रिसाइसली कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आज बुधवार को इंडियन आर्म फोर्सेस में सीनियर लीडरशिप में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखने को मिली हैं, जैसे कि जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने भारतीय सेना के वाइस चीफ का कार्यभार संभाला है। इनके अलावा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ का कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने सदर्न कमांड के कमांडर का कार्यभार और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर का कार्यभार संभाला है। और जबकि आज बुधवार को भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अपने प्रायोरिटी एरियाज के रोड मैप के बारे में बात करी है और इस बात को हाईलाइट करते हुए उनका कहना था कि भारतीय सेना एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन फोर्स है, फुली प्रिपेयर्ड है और ऑपरेशनल डोमेन में हर तरह के चैलेंज का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन इवॉल्व होते हुए नए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए आर्मी में मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है और हमारा एम है एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी को बिल्ड करना जो कि फुली एम्पावर्ड हो और मल्टीपल डोमेन्स में ऑपरेट करने में सक्षम हो। और उनके की फोकस एरियाज हैं विजय। विजय का मतलब है वी से विजिलेंस, आई फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे से जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, ए से आत्मनिर्भरता और वाई योद्धा फर्स्ट एंड एवरीवन। जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़ने के लिए जो एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया था वो अभी भी जारी है और अपने 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य है उन पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रैक डाउन करना जो कि जंगल वाले एरिया में छिपे हुए हैं।
और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिरोवली। बाकी आतंकियों से याद आया, जहां कल पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर ने एक क्लेम किया था कि अगर भारत ने हमारा पानी रोकने का प्रयास किया तो हम उनके हाथ काट देंगे। तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि भारत ने जिस तरह से इस ट्रीटी को रिवोक करने का निर्णय लिया है तो पाकिस्तान उस निर्णय को रिजेक्ट करता है और कहा है कि ये ट्रीटी वैलिड है, बाइंडिंग है और ऑपरेटिव रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ये भी कह रहे हैं कि अगर इस ट्रीटी को अपहेल्ड करके नहीं रखा गया तो वर्ल्ड ऑर्डर जो कि पेपर पर है वो कोलैप्स हो जाएगा। और वो ये भी कहते हुए दिखे हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान सिंध में सरेंडर कर देगा तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता है, वो सिंध को नहीं जानता है, पंजाब को नहीं जानता है, बलूचिस्तान को नहीं जानता है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा को जानता है, ना कश्मीर, ना गिलगित बाल्टिस्तान को जानता है, और वो उन हज़ारों लोगों को भी नहीं जानता है जो कि कई हज़ार वर्षों से इन नदियों के सहारे जी रहे हैं। तो हम पीस चाहते हैं लेकिन डिग्निटी के साथ चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं लेकिन लॉ के अंडर चाहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम प्रोफेशनल तरीके से दोबारा से भीख मांगते हुए दिखे हैं। रही बात सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान इन लोगों को जानने की, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? पाकिस्तान खुद नहीं जानता है। वहाँ के लोग तो खुद पाकिस्तान से परेशान और उससे अलग होना चाहते हैं। वो बात अलग है कि भारत की इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो पॉलिसी है वो अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में कराए गए आतंकी हमले के बाद से इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बाकी पाकिस्तान के मंत्रीगण कुछ भी दावे करते रहे इस ट्रीटी को लेकर, वो इसको वैलिड माने या ना माने, लेकिन भारत की तरफ से कार्य जोर शोर से चल रहा है और जल्दी समय आएगा जब पाकिस्तान में शायद धोने के लिए भी पानी ना पहुंचे। भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड ने 28 दिन के ड्रोनेथॉन को कंडक्ट किया था, जिसमें भारतीय सेना के वॉरियर्स ने प्रूव किया है कि वो ना केवल ड्रोन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर रहे हैं बल्कि अब वे उसको बिल्ड कर रहे हैं, उसको मास्टर कर रहे हैं और उसको डोमिनेट भी कर रहे हैं। और इस 28 दिन के प्रोग्राम में भारतीय सेना के वॉरियर्स ने ही ड्रोन्स की टिंकरिंग, उसका फैब्रिकेशन, उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी प्रिसिशन फ्लाइंग, इन सब को कंडक्ट करके दिखाया है खुद से। और इस आईबेक्स ड्रोनेथॉन ने एक न्यू जनरेशन के बैटल रेडी टेक वॉरियर्स को शोकेस किया है। जबकि एक अपडेट यह है कि भारत की स्टार्टअप एंड्योर एयर द्वारा बनाए गए जो सबल 40 हैवी पेलोड को कैरी करने वाला लॉजिस्टिक ड्रोन है, तो हाई ऑल्टीट्यूड्स के एक्सट्रीम टेरेन में और सब जीरो टेम्परेचर में इसके रिगरस टेस्टिंग को कंडक्ट किया गया है। और ये ड्रोन ऐसी जगहों पर ही परफॉर्म करने में सक्षम है जहां पर एक्सेस आसानी से नहीं मिलता है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर शफीक महमूद खान गौहरी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन के.सी. नुनगरम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार खेमचंद, हवलदार हरिओम, नायक ब्रिज मोहन नेगी, नायक हेम सिंह, नायक वी.एन. राधा कुमार, नायक अनिल कुमार, नायक मंगल राजपूत और नायक लखवीर पठानिया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, वो भारतीय मिसाइल कौन सी थी जिसने सबसे पहले डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।